आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपये से ज़ायद रखने की तजवीज़, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का इम्कान, दिफा के लिए 1330 अरब रुपये मुख्तस करने पर गौर, बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर होने का इम्कान, GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं बजट में बिजली महंगी होगी ना गैस, नए टैक्स भी नहीं लगेंगे। हुकूमत ने IMF के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, गरीब आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। हुकूमती पॉलिसियों के बायस मईशत मुस्तहकम हुई, बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं। हवालात की सैर से बचना है तो टैक्स जमा कराना होगा। हुकूमत का जानबूझ न देने वालों को जेल में डालने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं FBR किसी को हरासा नहीं करेगा, टैक्स दहिंदगान का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। ताजरों को वफाकी बजट से बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्कुआत, बजट में अपनी सिफारिशात मंजूर होने का इंतजार। रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मरकजी अंजुमन ताजरान कहते हैं कोरोना के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। टैक्सों में छूट कारोबार के लिए सहूलियात ही मईशत को संभाला दे सकती हैं। बजट में पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स पर टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बजट में रिटायर्ड अफराद पर टैक्स आयद नहीं होगा, पेंशनर पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, मजीद 1303 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 3.21% रिकॉर्ड की गई। फ़ाल केसेस की तादाद 43,618 हो गई। आप जान चुके इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलेंगे, जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टेटमेंट दिए कि अभी तक के एविडेंस में राइटली सो जितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया गया है ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी मुकदमे में हो नहीं सकता। गिरफ्तारी का ये केस बनता ही नहीं बल्कि फौजदारी का ये केस नहीं बनता। थैंक यू वेरी मच। आज बजट आने जा रहा है, तो आप समझते हैं कि बजट कैसा होगा, क्या उसमें? सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ, देखें ये जो FIR है ऊपर इनका और बजट का आपस में कोई वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा मोस्ट वेटेड सेगमेंट फ्लैग्स, जिसके अंदर आज फिनलैंड के जो एजाजी काउंसलर हैं उसके साथ सना हमायूं उनके साथ मिली हैं और मुलाकात के बाद उन्होंने उनसे जाना है फिनलैंड के हवाले से पाकिस्तान फिनलैंड रिलेशन और बहुत कुछ है ऐसा जो डिस्कस हुआ है। तो देखते हैं आज का फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको फ्लैग्स में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मद असद अंसारी के साथ, जो कि एजाज़ काउंसलर हैं फिनलैंड के, और आज हम उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग अस, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पाकिस्तान के एजाज़ काउंसलर फिनलैंड हैं। एज अ ऑनररी काउंसलर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वही मसरूफियात हैं जो एक सफ़ीर की होती है, और पाकिस्तान और फिनलैंड की ट्रेड को बढ़ाना, दोनों मुल्कों को ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, तो मेरे बेसिकली वही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक सफ़ीर की होती हैं। वैसे तो ये बड़ा अजीब सा ही सवाल लगता है किसी से पूछना कि आप इस ओहदे पर क्यों चुने गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑनररी काउंसलर को चुनना या क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो आप ही को क्यों चुना गया? वाकई मुश्किल सवाल है।
एक्चुअली हमारी और फिनलैंड से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हमने उनके साथ बिज़नेस शुरू किया था 1979 से, और उस वक्त भी हम लोग को ये एजाज़ मिला था हमारी फैमिली को कि हम ऑनरी काउंसिल रहे। उसके बाद फिर 2012 में एम्बेसी खुल गई थी 94 में, तो इनके साथ ट्रेड जब हमने शुरू किया, और हमने उस वक्त फ़िनलैंड को पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमने इतना उनको फ़िनलैंड को यहाँ पर किया कि एक फ़िनलैंड एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बन गया पाकिस्तान के लिए ट्रेड के लिहाज से भी। तो उन्होंने फिर उस वक्त किया। फिर 1994 में एम्बेसी खुल गई थी, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर 2012 में हमारे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और हमारे फ़िनलैंड में कुछ फाइनेंशियल क्रंच आया था, तो एम्बेसी यहाँ पाकिस्तान में बंद हो गई थी। फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उसमें फिर उन्होंने मुझे दोबारा मुंतखब किया, और ये उनकी मेहरबानी है जी। फिनलैंड ने टेक्नोलॉजी के शोबे में काफ़ी तरक्की की हुई है। फिनलैंड कैसे पाकिस्तान की इस शोबे में मदद कर सकता है? फिनलैंड एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है जी। और Nokia of course is a worldwide brand. So one of the most valued areas in the world is technology of Finland, which can be used in Pakistan. So हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जी उसको और बढ़ाएं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी आइंदा आने वाले सालों में हमें वो मिलेगा मौका कि हम इसको और मज़ीद इसमें इजाफा कर सकें, उसको बढ़ा सकें। फिनलैंड के इन्वेस्टर्स को क्या ऐसा पैगाम होगा जो पाकिस्तान के हवाले से आप देना चाहेंगे? देखिए, एज फार एज पाकिस्तान के कंसर्न, आई डोंट थिंक सो कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जितनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड वाइस वर्सा। सो हमने तो बड़ी कोशिश इस वक्त की हुई है जी। 3-4-5 सेक्टर्स हैं जो हमने उनको इनवाइट किया हुआ है, जिसमें एनर्जी है और पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी इस वक्त वो है वेस्ट एनर्जी की। हमारे पास इतना वेस्टेज है, गार्बेज है, और फिनलैंड में जो है वो एनर्जी का एक ऐसा शोबा है जो यहाँ पर आकर जितना भी गार्बेज है उसके ऊपर वो एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है। जो हमने ऑलरेडी प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दी हुई है, इस्लामाबाद CDA को दी हुई है। सो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वी आर ऑल रेडी टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन द एनर्जी सेक्टर ऑल्सो। जंगलात के रकबे के हवाले से फ़िनलैंड इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क समझा जाता है, और हमारी हुकूमत क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियस ले रही है। फ़िनलैंड किस तरह से इस क्लाइमेट चेंज और जंगलात की अफजाइश जैसे चैलेंजेस में पाकिस्तान की मदद कर सकता है? एक मौका आया था कि जब यहाँ पर फॉरेस्ट और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और सुनामी 1 बिलियन और 10 बिलियन, तो मुझे ये पता चला था प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने मेंशन भी किया था किसी जगह कि जी फिनलैंड से, तो मुझसे रब्ता किया गया और मैं गया फिनलैंड ख़ास तौर पे ख्वाहिश पे, और वहाँ से मैं कंपनीज़ लाया, और उन कंपनीज़ ने पेशावर में 1 बिलियन सुनामी के साथ काम किया, और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ वर्ल्ड बैंक WWF के साथ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लोग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी के साथ हम कर रहे हैं। और अब हम एक डेलीगेशन जाने लगा है जो फिनलैंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और क्लाइमेट चेंज के लोगों से वहाँ मिलेगा, और वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाकर इम्प्लीमेंट करेंगे हम इंशाल्लाह। दिस इज़ वंडरफुल। दिस इज़ वेरी गुड जी। यस। अच्छा, फिनलैंड बिजनेस काउंसिल के बारे में बताइए कि ये काउंसिल कैसे काम कर रहा है? एक हमारा जो आपस में इंटरेक्शन फिनलैंड के साथ जो काउंसिल हमने बनाई थी, जो हम यहाँ सेमिनार्स करते थे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको बताते थे। फिनलैंड से कंपनियाँ आती थीं जो पाकिस्तान चैम्बर्स के साथ, इस्लामाबाद चैम्बर के साथ हमने किया, फैसलाबाद चैम्बर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई। लास्ट जब हमने किया था उसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी,
और इस कोविड की वजह से 2 साल थोड़ा सा हम लोग विज़िट्स वगैरह हमारे ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा है, हम भी नहीं जा सक रहे हैं, लॉकडाउन्स हैं। तो वो जैसे ही कोविड ख़त्म होगा तो ये जो बिज़नेस काउंसिल्स है ये दोबारा एक्टिवेट होगी। तालीम के शोबों में दोनों ममालिक किस तरह से एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, बिकॉज पाकिस्तानियों का मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन होता है फ़िनलैंड, तो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कोई पॉलिसीज़ हैं जिन पर काम किया जा रहा है? जी, आपको यूल बी इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हर रोज़ हमें पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स होती हैं, लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स की जाने के लिए, क्योंकि हमारा एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारी इंटरेक्शन हुआ था, तो स्टूडेंट्स का बहुत इंटरेस्ट है हमारा, जो हम चाहते हैं कि जाए वहाँ पर अब, और जितना हमारा वहाँ पर जो चीज़ें हैं उससे फैसिलिटेट और मुफीद हो उनसे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्तों में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ़िनलैंड की हायर मिनिस्ट्री से यहाँ पर कोई डेलीगेशंस आए हुकूमती सतह पर? जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि आफ्टर वेरी लॉन्ग गैप हमारी डिप्टी मिनिस्टर आई थी यहाँ पर, और ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, और हमने भी फिर यहाँ से इन्विटेशंस दी हुई हैं, और फ्यूचर में हमें 3 सेक्टर्स में, जैसे मैंने कहा कि फॉरेस्ट से तो जा रहा है डिपार्टमेंट से पूरा डेलीगेशन क्लाइमेट चेंज का, और हेल्थ में हमने उनको इनवाइट करना है, एजुकेशन में इनवाइट करना है, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी भी एक इनविटेशन आई हुई है जो हमने वी आर वेटिंग कि इंशाल्लाह जैसे ही एक्सेप्ट होता है इनविटेशन तो फॉरेन मिनिस्टर साहब का डेलीगेशन जाएगा फिनलैंड और वहाँ एक्सप्लोर करेगा कि हमारे ताल्लुकात और मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फॉर्मल सवालात का सिलसिला मेरा ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने उस हिस्से की जानिब बढ़े हैं जहाँ पर अब मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, आपकी लाइक्स, आपकी चॉइसेस, उसके बारे में जानना चाहूँगी और लोग भी जानना चाहेंगे, तो आप भी रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यू हैव सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। इट्स एन ऑनर जीत, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ऑनररी काउंसलर्स आप तो बिजी रहते होंगे अपने कामों में यकीनन, आप मुझे बताएं आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, कैसे दिन गुजारती हैं आप अपना? इफ़ पॉसिबल मैं उनसे भी ज़्यादा बिजी रहती हूँ बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट। मैं पॉली क्लिनिक में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ और अपना प्राइवेट क्लिनिक है मेरा सुपरमार्केट में, डेस्टिनेशन स्किन। वंडरफुल। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों के साथ रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी से।